फिलॉसफी ऑफ लॉ में हमने ऑस्टन थ्योरी की थी। बिल्कुल ठीक है। क्यों बच्चों, ठीक है? जी सर। जी, जितने की आवाज़ जितनों को आ रही है वो तो पूरे जवाब देना ताकि आगे चलते रहे हम। अब हमारा आज का मौजू है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। जिस तरह पहले हमने ऑस्टन की थ्योरी को जो मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, कभी इम्तिहान में किसी नाम से आ जाती है, कभी किसी नाम से। बेसिक नाम उसका अम्पेरेटिव थ्योरी है। वो 6-7 मुख्तलिफ सूरतें हमने देखी थी। इसी तरह इस थ्योरी को भी क्या कुछ कहते हैं, ये आज हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। जी, कौन रीडिंग करेगा? जी बेटा, कोई पढ़े? जी जी, आप पढ़ लें, सर आप मैं पढ़ लें। पढ़ती हूँ। Kelsen's theory of law, Kelsen's pure theory of law, theory of de psychologize law, what law is and not out to be describe the statement in detail. हाँ जी, ये मुख्तलिफ सवाल आता है जो किए जाते हैं। एक और नाम भी है इसका, वो मैं अभी बताता हूँ, पहले इन पर बात कर लें। अमूमी तौर पर मैंने देखा है कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है। पास का तो ऐसा होता है कि कैल्सन का साथ हवाला होगा, कैल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को एडवांटेज, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस करें, इस तरह का सवाल आ जाता है। लेकिन ये दूसरे नाम भी ऑलरेडी मौजूद हैं और समझे जा सकते हैं। एक गालबन इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पेपर में ये आया था, वट लॉ इज एंड नॉट आउट टू बी। तो आउट टू बी पर एक नोट था, तो लोग समझने से कासर थे कि क्या चीज़ है। हालांकि ये मेन रूह है इस थ्योरी की जिस पर हमने बात करनी है, इसलिए ये भी एक और नाम है इसका जो अभी नहीं लिखा इधर, वो है नॉर्मेटिव थ्योरी। नॉर्मेटिव थ्योरी, कैल्सन्स नॉर्मेटिव थ्योरी के नाम्स पर डिपेंड करती है या नहीं, उस हवाले से। एक और जगह मैंने एक जगह देखा कि एक कोई नेट पर था इंडियन कोई, तो उसने ग्रैंड नार्म्स, GRUND ग्रैंड नार्म्स पर बात की और आगे सारी कल्सन की हुई। ग्रैंड नार्म ही कल्सन की थ्योरी का किस्सा है और उसी हवाले से उसने सारी बात की हुई थी। इसलिए पॉसिबल है कि ये पाकिस्तान में भी कोई ना कोई टीचर इसको इस्तेमाल कर जाए इस टर्म को। इसलिए ये जहन में रखें कि नॉर्मेटिव थ्योरी कहा जाए या ग्रैंड नॉर्म्स, वो भी आप समझे कि कैल्सन का ही पूछा जा रहा है, अगर बाकी सवाल का हिस्सा इससे मैच करता है तो बहरहाल नॉर्मली LLB के पेपरों में प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के हवाले से सवाल आता है। लेकिन दूसरी सूरतें बताने का मकसद होता है कि किसी वक्त अगर कोई एग्जामिनर चाहे कि मैं थोड़ा सा ज़रा हट कर सवाल पूछूं तो उसकी बात हो जाए। तो ये जो तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा नाम हमने दिया है थ्योरी ऑफ डीस्कोलॉजाइज लॉ। ये तो मैं जब से ये फिलासफी ऑफ लॉ की क्लास हुई उस वक्त से दोहरा रहा हूँ कि मुझे इसका मतलब आपने समझाना है, क्योंकि इसके जवाब में ही सारा जवाब है। इसकी रूह को कुछ जो समझ गया, इस लफ्ज़ की रूह को जो समझ गया, वो सारी कैल्सन थ्योरी ऑफ लॉ को समझ जाएगा। तो चूंकि इसका बड़ी अहम अहमियत थी, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा था कि सारे इसको देखें। अब ये मुझे बताया कि किस किस ने डिक्शनरी से देखा इस लफ्ज़ को। हाँ जी, कोई बोलेगा? अपनी किताब में से जो आपके पास अवेलेबल किताब है फिलासफी ऑफ लॉ की, उसमें से किसने देखा? हाँ, यही तो मसला है, जब पूछने की बारी आए तो फिर खामोशी छा जाती है, सन्नाटा छा जाता है, ऐसे लगता है जैसे कोई लाइन पर है ही नहीं। तो फिर जगाना मुझे आता है लेकिन सर जी ये जी, बोलिए बोलिए। जी जी बेटा। लॉ जो व्हाट इज लॉ जो आपने टॉपिक आया था ना, ये फिलोसफी ऑफ लॉ, उसकी डेफिनेशन में बुक में भी एक डेफिनेशन थी, उसमें ये वर्ड आया था। अच्छा जी, क्या था इसका मतलब, क्या निकलता है? सर मतलब तो नहीं था, उन्होंने बताया, जस्ट डेफिनेशन हाँ, उन्होंने बस दी यही हुई ना, है इसका बुक में भी। मतलब ही तो समझना सारी बात है। तो मैंने थोड़ा सा समझाया भी था, वैसे मैंने ये लफ्ज़ एक दो लेक्चर पीछे समझाया था कि अगर ये चीज़ें आप समझ जाएंगे तो ये थ्योरी बहुत आसान हो जाएगी। बहरहाल अभी चलते हैं आगे, साथ साथ आता जाएगा तो मैं इसकी वजाहत करता जाऊंगा।
अब तेजी से चूंकि आगे बढ़ना है, अगले लेक्चर के टाइम से पहले पहले हमने इसको खत्म करना है। तो ये पढ़ें भाई आप। हाँ जी पढ़ें, रीडिंग करें इस पैराग्राफ की। Hans Kelsen was an Austrian jurist who framed the Constitution of Austrian Republic in 1919. He advocated democratic ideals and therefore had to flee Austria when it was taken over by the Nazis and escape to the United States, where he became professor of political science at the University of California, Berkeley. हाँ जी, ये मैंने पहले भी एक बताया था, अब ये इंट्रोडक्शन का हिस्सा बन गया। पहले तो जनरल मालूमात दी थी, इस तरह ज़रा याद रख लेंगे तो इंट्रोडक्शन में भी आ जाएगा और आपके सवाल की बेस बन जाएगी। तो वो क्या आगे कहता है, ये अब थ्योरी के मसले आगे आएंगे जी, स्टडी करें। Kelson's pure theory of love was enunciated in his famous book General Theory of Law and State, published in 1945 in the United States. ये 1945 में हुई थी। अब आगे इसका थीम पर चले जाए, एसेंस ऑफ द प्योर थ्योरी। अब बुनियादी जो चीजें इसमें क्या है, हाँ जी पहले आ जाए। Acceptable theory of law must be pure. Kelsen argued that an acceptable theory of law must be pure, that is logically self-supporting and not dependent upon extra legal values, law of nature or any other extraneous factors such as sociological, political, economics or historical influences on the law. अब इसी में सारा जवाब है। अब थ्योरी की डेफिनेशन पहली हमारी आ गई कि उसमें क्या बात वो कह रहे हैं कि ये प्योर थ्योरी इसलिए कहते हैं कि इसमें और चीज़ें नहीं हैं। और चीज़ें क्या है, सपोर्टिंग जो होती हैं कानून बनाने में, वो आपने आगे ये लफ्ज़ बहुत से लिखे हुए हैं जहाँ ये जिक्र किया एनी अदर एस्टॉनिश फैक्टर्स का जो मतलब है इससे कि बहुत से फैक्टर देखकर कवानीन बनाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं, ये आपने पहले ही पढ़ा कि सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिस्टोरिकल। तो ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं किस चीज़ पर, लॉ बनाने में, लॉ मेकिंग के प्रोसेस में से इस्तेमाल होती हैं। तो कैल्सन का व्यू क्या था, वो कहता था जी ये बाकी सारी चीज़ों को निकाल दें, इसको नज़रअंदाज कर दें, सिर्फ लॉ बनाएं और लॉ स्ट्रिक्ट हो और लोग उस पर अमल करने पर मजबूर हो। ये ना देखा जाए कि उसका असरात क्या है। आगे जो आपने नाम पढ़ा है, व्हाट इज लॉ एंड नॉट आउट टू बी, ठीक है, उसका फायदा क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, उसको ना देखें, आप सिर्फ लॉ बनाएं। तो ये उसकी थ्योरी बुनियादी थी। और डिस्कॉलोजाइज का लफ्ज़ भी यहाँ से वाज़ेह हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्या है, साइकोलॉजी का हिस्सा उन्होंने बनाया था कि साइकोलॉजी क्या है कि वो सारे जज्बात, एहसास, इकनॉमिक्स के असरात इंसानी ज़हन दिमाग पर देखते हैं, पॉलिटिकल असरात देखते हैं, वो हिस्टोरिकल देखेंगे। वो सारी चीज़ें अगर देखेंगे तो फिर वो साइकोलॉजिकल जो है वो डिमांड पूरी होती है। तो वहाँ लफ्ज़ क्या है, डी का मुराद होता है नो, ये चीज़ें नहीं देखनी आपने सिर्फ लॉ बनाना है। तो ये यही यहाँ डिटेल में लफ्ज़ आ गए हैं, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस ऑन द लॉ। ये इन चीज़ों को नहीं देखना। क्यों, ये शुरू में आ गया एनी अदर एस्टोनिश फैक्टर, नहीं असरअंदाज होने देना हमने लॉ पर। क्यों कि वो कैल्सन कहता है कि इनको देखेंगे तो लॉ की रूह मजरू होगी। तो ये उसके पहले जो सेंस ऑफ द लॉ पर पहला जो है, एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ लॉ मस्ट बी प्योर, जब उसे लाजम तौर पर प्योर होना चाहिए, उसमें दीगर चीज़ों की मिलावट ना हो, ये उससे मुराद है। इसीलिए इसको प्योर थ्योरी कहते हैं। ये सिर्फ लॉ को देखती है, लॉ के आगे जो बाकी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लॉ बनाने में असरअंदाज होती हैं। जो बहुत से कवानीन जो बनते हैं तो उसमें बहुत से मुसन्निफीन की राय के मुताबिक बाकी पहलू भी देखे जाते हैं, लेकिन कैल्सन इसकी मुखालफत करता है। वो कहता है जी और कोई चीज़ें ना देखें, आप सिर्फ लॉ बनाएं, वो स्ट्रिक्ट हो, सबके लिए एक जैसा हो, वो कमांड के तस्वर जो आस्ट्रन है उसको भी एक्सेप्ट करता है। अभी आगे बात आएगी ये। नेक्स्ट जी पढ़े। Pure theory of law means it is called a pure theory of law because it only describes the law and attempts to eliminate from the object of this description everything that is not strictly law. Its aim is to free the science of law from alien elements.
एलियन एलिमेंट्स क्या हो गया कि अदर जो भी एलिमेंट है उनको नजरअंदाज करें, सिर्फ लॉ पर तवज्जो दें। साइंस ऑफ लॉ को मानता है लेकिन कहते हैं जी अदर जो एलियन एलिमेंट्स हैं उनको ना आप तसव्वुर करें। तो प्योर थ्योरी का कॉन्सेप्ट ने क्या बात है कि जो तमाम एक्स्ट्रा एस्टॉनिश जो एलिमेंट है या एलियंस एलिमेंट है उनको नजरअंदाज करके आपने सिर्फ लॉ बनाने पर तवज्जो देनी है। ये है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। जी, बेसिक क्वेश्चन ऑफ लॉ। जी, इसको हाँ जी Basic question of law. The pure theory of law seeks to जी जी, जो आप पढ़े आगे। हेलो, आवाज the pure theory of law seeks to answer the basic क्वेश्चन what is the law? It does not seek to answer the question put out the law to be. व्हाट आउट द लॉ टू बी। आउट का क्या मैंने किसी ने देखा है डिक्शनरी से? मैं यही बार बार कहता हूं कि आपके पास तो इतनी सहूलत है, कोई चीज आपके पास आ जाए आप उसके एक एक लफ्ज की डिक्शनरी और अल्फाज, बाज जो अल्फाज हैं वो अगर डिक्शनरी में आ जाए आप फीड करेंगे, वो लफ्ज डिक्शनरी में मौजूद ना होगा तो उसकी साउंड कम से कम वो जरूर बता देते हैं। तो आप ये तो बड़ी सहूलत है, आपको मजीद किसी इंग्लिश के टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। बाज आवाजें बाज स्टूडेंट गलत पढ़ रहे होते हैं लेकिन मैं टोकता नहीं। मैंने पहले दिन कहा था कि ये चीज़ चूँकि हमारा ये तरीका नहीं, लोग इस तरह करते नहीं है कि बार बार अपने इंग्लिश को पढ़ें ताकि वो उनका तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो, तो उस पर टोकने की बजाय जो मेन थीम है उस पर ध्यान दें और समझाएं। तो वो समझाने पर मेरा तवज्जो, लेकिन आपको चाहिए कि इस तरह के अल्फाज दिखें तो आपको पता चले कि उसकी अफादियत क्या है। आउट द लॉ टू बी, उसकी अफादियत क्या है? ये सवाल है ही नहीं। बेसिक क्वेश्चन ऑफ लॉ कैल्सन के नज़दीक ये नहीं है। वो कहता है बेसिक सवाल ये है कि लॉ होना चाहिए, व्हाट इज द लॉ, बस लॉ क्या है वो बताएं और बस उसके बाद उसके फायदे ना बताएं, फायदे ना गिनना शुरू कर दें, फायदे वो वक्त के साथ पता चलता रहेगा। तो यही मैंने आपको थ्योरी का बताया, यही मैंने आपको एक और यूनिवर्सिटी के पेपर में था कि व्हाट आउट टू बी लॉ, आउट टू बी लॉ इतना ही लिखा हुआ था और उस पर 10 नंबर का गालबन लिखना था। लोगों ने, लोग कंफ्यूज हो गए कि ये पता नहीं क्या बला आ गई है। हालांकि इसी कैल्सन थ्योरी के बारे में उसने पूछा था, ये जिसने बारीकी से पढ़ा हुआ था वो जवाब दे सकता था। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आ सकता है और यूनिवर्सिटियों में भी आ सकता है, क्योंकि मेन थीम है जिन पर ये सारा डिपेंड करते हैं ये अल्फाज। तो ये एक उसका बेसिक क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो कैल्सन थ्योरी जिस पर गौर करती है। नेक्स्ट जी। Formal structure of law. According to Kelsen, law is meant to prescribe certain rules of conduct to be followed. Law therefore deals and is the formal structure of law. अब इसमें समझने वाली कोई बात नहीं, अगर पिछली बात को आपने समझ लिया कि रूल ऑफ कंडक्ट एंड टू बी फॉलोड, लॉ देयरफॉर डील्स एंड इज द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ। ये फॉर्मल स्ट्रक्चर पर जोर देता है, उस पर ध्यान रहता है कि इसका रस्मी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसी पर इसका ध्यान रहेगा, बाकी चीजों पर नहीं। नेक्स्ट जी, इसको पढ़ें। A law is just if it is legal. जी जी बोले। Thus, according to Kelsen, to understand law, one does not to have to understand or evaluate such diverse and irrelevant issues and questions such as the purpose of law, why it was made, does it achieve justice, what is the political, psychological ideology behind it, and is it ethical, etc. Law is just if it is legal. हाँ जी, बाकी चीजें वो कह रहा है कि ये छोड़ दें। बाकी क्या है? Justice, what is political, psychological, sociological, ideological, what is the ethics behind it, इन चीज़ों का वो कहता है ना देखे। लॉ इज जस्ट इफ इट इज लीगल, अगर वो लीगल है और ठीक है वो फिर सही कानून है। तो डिस्कॉलोजाइज का लफ्ज़ आपको उधर भी समझाया, इधर भी आप समझ लें। डी का लफ्ज़ जहाँ आ गया है उसका मतलब है कि साइकोलॉजी वाली कोई चीज़ नहीं। साइकोलॉजी में क्या कुछ शामिल किया उन्होंने? हर चीज़ ही, कि हर चीज़ जो इंसानी नफ्सियात के मुताबिक है जिसको शामिल करके कवानीन बनाए जाते हैं उसको ज़रा माइनस करके आप देखें कि ये लॉ इज़ जस्ट इफ़ इट इज़ लीगल। तो लीगल नॉर्म पर तवज्जो है इस थ्योरी का। जी नेक्स्ट। Science of law, jurisprudence, not legal politics. Law is what it is, not why
Kelsen but- firmly believed that non-legal extraneous matters adulterate the law. The pure theory at which Kelsen aimed is, in his words, a science of law, not legal politics. सेम वही चीज है, वही थीम है जो पिछले अल्फाज में पड़ी है। लास्ट फिगर जाए, ये सारे पैरे का मतलब ए साइंस ऑफ लॉ नॉट लीगल पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को भी देखें तो वो भी Science बहुत of सी law. चीजें, साइंस ऑफ लॉ जो है उसको एडमिट करता है कैल्सन कि हाँ जूरिस्प्रूडेंस है, साइंस ऑफ लॉ है, लेकिन साथ ही वो क्या कहता है, लीगल पॉलिटिक्स नहीं कि आप हर चीज़ ही देखें, हर चीज़ को यस करते जाएं, लॉजिकल भी देखें, उसका सोशियोलॉजिकल भी देखें, उसके पॉलिटिकल भी देखें, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखें। वो कहता है जी लॉ जस्ट है तो बस लॉ है। तो ये इसी फार्मूले को लेकर आगे चलते रहता है वो मुसलसल। तो लीगल नॉर्म्स को वो मानता है, लीगल पॉलिटिक्स को नहीं मानता कि पॉलिटिक्स में बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। आज कंपल्शन इसको मानता है। ये किस थ्योरी में था कंपल्शन वाली बात? पिछली जो हमने पढ़ी ऑस्टन वाली। जी पढ़ें इसको। Law is about compulsion. जी पढ़ें, आवाज़ नहीं आ रही भाई। हेलो। Law is about compulsion. हाँ जी। There is no doubt that, like Austin, Kelsen is a positivist, but a more extreme one. Law is what it is, and the law doesn't depend upon any moral, ethical, or divine norms, but the norms set up by a human in power. Law is about compulsion and correction, and about shall not and shall be, and not about what. हाँ, पहले एक लफ्ज़ आपने सीखा था कि व्हाट आउट टू बी, तो उसकी फ़ायद क्या है ये नहीं आपने सवाल करना। तो क्या कह रहा है शुरू में, ये लास्ट जो फिक्रा है, लॉ इज अबाउट कंपल्शन एंड कोर्शन एंड अबाउट शल। शल क्या मतलब होता है, क्या तर्जुमा है शल का? विल शल के तर्जुमे का नहीं पता भैया आपको? Gagi. हाँ होगा, आप कहते हैं जी होगा, क्यों कहते हैं? लाजम होगा जी, करना है, कंपल्शन आ गई ना, बस ये आपने अमल करना है। शल नॉट या नहीं अमल करना, शल बी सेम उसी पैटर्न में ये अल्फाज इसका मतलब होंगे, तो ये कंपल्शन और कोर्शन आ गई। और आगे एंड नॉट अबाउट व्हाट आउट टू बी के, उसका अगला सवाल नहीं कोई कर सकता जी फायद क्या है, वो उस पर छोड़ दें जिसने सावरन है, जिसने ये नाम तय किया है, जिसने इसको लीगल नाम क्लियर किया है, जिसने इसको लॉ बनाया, उस पर छोड़ दें। तो ये बुनियादी रूह इसकी चलती आ रही है साथ साथ, और सारे पैरे उसी के इर्द गिर्द, अल्फाज सिर्फ बदले हैं, बेसिक रूह वही है। नेक्स्ट, नॉर्म सेक्शन। Norms and sanctions. The term norm is used by Kelsen in very precise sense so that it connotes a standard to which individual should compulsory conform. To understand at norms, which have the character of legal norms, if somebody steals, he should be finished. बस इतनी सी बात। वो कहता है जी एक आदमी ने एक चीज चोरी की है, उसको सजा मिलनी है, बस ये ठीक है। ये उसने कहा जी ये लीगल नाम्स है, ये बस देख लें कि ये होना चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें नहीं दर्ज, लेकिन ग्रैंड नॉर्म उसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो मैं अभी लिखा दूं आपको, No, sir. कि या बाद में दे दूं अगले किसी लेसन के साथ। लिखनी है तो लिख लें, लिखें। दी ग्रैंड नॉर्म, GRUND, ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म का बुनियादी लफ्जी तर्जमा है बेसिक नॉर्म, ठीक है। इसके आगे आपने पूरा एक छोटा सा पैरा है वो लिख लें, आपको याद रहेगा। ग्रैंड नॉर्म इज ए नॉर्म रिस्पोज्ड बाय लीगल थिंकिंग। It is the most basic norm. It is the most basic norm, the final postulate or hypothesis. The grand norm is the final oblique apex norm. बाद जगह इसको apex की जगह highest norm लिखा हुआ है।
final, oblique, apex norm, and all other norms flow from it. The grand norm provides authority for all others. For authority for all other norms within the legal system. ये छोटी सी ग्रैंड नॉर्म की डेफिनेशन आप साथ लिख ले तो आपको ये बाकी वाजिया हो जाएगा। इसके साथ देना चाहता लेकिन उस वक्त फिर बाद में मिस हो गई, टाइप नहीं हो सका, लेकिन इसको साथ रखें। अगर ग्रैंड नाम के नाम से कोई पूछ ले तो आपने समझ लेना कि ग्रैंड का लफ्ज कहाँ आया है। ग्रैंड का बाद अच्छा मिस प्रिंटिंग है, पाकिस्तानी बुक में ग्रैंड लिखते हैं, लेकिन इसका लफ्जी वो मैंने आपको बता दिया कि लफ्जी इसका क्या तर्जुमा है, बेसिक नाम्स। जी कैल्सन्स पढ़ेंगे। Kelsen distinguishes Calcent the distinguishes effectiveness. the effectiveness हाँ जी, of legal norm from its validity. The term validity implies that a legal norm should be obeyed and should be applied in given circumstances. Effectiveness means that in practice the norm is actually obeyed and applied. इफेक्टिवनेस का वैलिडिटी का एक लफ्ज आया, उसका भी डेफिनेशन बता दी है। द टर्म वैलिडिटी implies that a legal norm should be obeyed and should be applied in given circumstances. जब ये दिया जाए, वैलिडिटी बोला जाए, इसका मतलब है कि वो अप्लाई हो रहा है, लीगल नॉर्म है और उसको ओबे किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है, जिस तरह के हालात हैं उस तरह में वो इस्तेमाल हो रहा है तो वैलिड है, तो वैलिडिटी उसकी चेक हो जाएगी इससे। लेकिन आगे क्या है, इफेक्टिवनेस का एक लफ्ज है। इफेक्टिवनेस में मजीद वही बात है कि एक्चुअली ओबेड एंड अप्लाइड, वो नॉर्म जो एक्चुअली ओबेड किया जाता है और अप्लाई किया जाता है उसे हम इफेक्टिवनेस से शुमार करते हैं। इफेक्टिवनेस से क्या मुराद है, उसका मुसर होना, उस पर अमल दरामद होना, तो ये उसकी इफेक्टिवनेस की एक मिसाल होगी, उसकी वैलिडिटी की एक मिसाल होगी। जितने ज़्यादा लोग उस पर अमल कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा वो पॉपुलर है, उतना ही ज़्यादा वो अच्छा है, उतना ही उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। तो ये हमारे दो मज़ीद टर्म इस थ्योरी में इस्तेमाल होती है, उनके साथ साथ डेफिनेशन बता दी गई हैं ताकि ये भी आप साथ रखें। जी नेक्स्ट। Kelsen stresses that the norms of ये the अब legal मेरिट system शुरू हो गए हैं, ये बेसिकली मेरिट शुरू हो गए हैं। अब ये पढ़ें दोबारा। कैल्सन स्ट्रेसेस that the norms of legal system are not pressed upon us by a natural design. What it means is that norm is valid, that it has been created by a human act. हाँ जी, ये क्या बात है कि ये ह्यूमन एक्ट कहता है, इस पे हम वो अल्फाज तो नहीं उसके बोल सकते क्योंकि बेसिकली वो डिवाइन लाई के खिलाफ है, वो ह्यूमन लॉ को मानता है। ये उसकी थ्योरी है, लॉ में इस तरह मौजूद है, आपकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, ज़रूरी नहीं कि उसकी हर चीज़ से हम इत्तेफाक करें। तो स्ट्रेसिस क्या करता है, नॉर्म ऑफ द लीगल सिस्टम आर नॉट प्रेस्ड अपॉन बाय ए नेचुरल डिज़ाइन, वो कुदरत के निज़ाम को नहीं तस्लीम करता, वो पॉजिटिविज्म है। कैल्विन ऑस्टन की तरह वो पॉजिटिव लॉ के तौर पर जानता है, लेकिन इस तरह नहीं तस्लीम करता कि ये नेचुरल लॉ है। आगे क्या है, वो ह्यूमन एक्ट तस्लीम करता है सारे लॉ को। आगे इसके चलें जी। Kelsen, through his pure theory, challenges the idea that true lawgiver are God and instead highlights the increasing hold of an operative state working through the political party, machinery, bureaucratic apparatus. It is a human in power who creates norms by act of human will that something to be done or refrained from. हाँ जी, वहाँ वही जो हमने अल्फाज कहे हैं तकरीबन वही इसमें सारा मफहूम है। अल्फाज थोड़े डिफरेंट आगे। वो कहता है जी एक मुल्क में एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसकी मशीनरी है, ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट अपरेटस से करवा, जिस लैब में एक अपरेटस होता है, मुख्तलिफ कीज पड़ी होती हैं, सिस्टम पड़ा, तो वो कहता है जी उसी तरह का एक अपरेटस है, वो लॉ बनाता है जो पॉलिटिकल पार्टी के अंडर होता है, उसकी मशीनरी के अंदर होता है, ब्यूरोक्रेट होते हैं, बाकी लोग होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, इस तरह का उसकी फिलासफी। अब वो ये कह रहा है, तो आगे क्या अब चला गया कि यहाँ फिर उसी बात पर जोर है कि ये ह्यूमन लॉ है और इसमें इस बात पर कतई नहीं गौर करना कि व्हाट आउट टू बी डन और रिफ्रेन फ्रॉम, उससे क्या कुछ निकल, नतीजा क्या निकलना है, क्या नतीजा खालस होकर किसी को मिलना है, उस पर तो वो कहता है गौर ही ना करें, आप सिर्फ लॉ की ज़रूरतें समझे और लॉ बनाए। जी मेरिट्स ऑफ प्योर थ्योरी, ये पहले भी मेरिट ही हैं कुछ, लेकिन इसके नीचे दोबारा रिपीट हो जाएंगे। जी
दोबारा पढ़े। substantial contribution of jurisprudential. The pure theory of law has made substantial contribution to jurisprudential thought by maintaining that the law must be freed from the extraneous influences and guided only through the authority of the basic norm. ये एक्सटोनियस का लफ्ज़ हमने कर लिया है कि एक्सटोनियस बैरूनी जितने असरात हैं उससे पाक होना चाहिए, गाइडेड ओनली थ्रू द अथॉरिटी ऑफ द बेसिक नॉर्म। तो बेसिक एक नॉर्म हो, बस उसके तहत वो बन जाए, तो वो उसके तहत बने हुए हैं, उस अथॉरिटी के तहत तो काफ़ी हैं। तो यही उसकी सारी थ्योरी का मेन थीम यही है। तो ये बार बार रिपीट हो रही है, दूसरी तीसरी बार लफ्ज़ आ रहा है कि एक्सटोनियस एलिमेंट से फ्री होना चाहिए उसे। नेक्स्ट, Re-examination of traditional doctrines. Even a critic as vociferous as C.K. Allen has accepted that Callan's normative view has led to re-examination of traditional doctrines and jurisprudence, and to that extent, Calson's contribution has been of great value. हाँ जी, बाकी सारी चीज़ों को वो कहता है जी वो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको दोबारा गौर करें, री एग्जामिन करें सब चीज़ों को। तो उसकी कंट्रीब्यूशन कैल्सन की क्या है कि वो इसको एक बड़ी अहमियत देता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है इस चीज़ को कि व्हाट इज़ लॉ। जी नेक्स्ट, Systematic unified concept. The pure theory attempts to see a law as a systematic unified concept. The legal order is presented in terms as a system of normative relations. ये वो लफ्ज़ आ गया जो मैंने कहा कि नॉर्मेटिव थ्योरी भी इसको कहते हैं, नॉर्मेटिव रिलेशन को बहरहाल जानता है ये कैल्सन। ए लीगल ऑर्डर इज प्रेजेंटेड इन टर्म्स एज ए सिस्टम ऑफ नॉर्मेटिव रिलेशंस। तो वो अभी ग्रैंड नाम की बात हुई है, उसी तरह वो उसको तस्लीम करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, जो प्री सपोर्टेड होता है, जो सपोर्ट करता है किसी और नाम को, हाई वैल्यू ग्राउंड होती है उसकी, हाईएस्ट उसको होता है। फाइनल लफ्ज़ हमने पढ़ा है, अपेक्स लफ्ज़ उसके लिए पढ़ा है, तो उसी के ऊपर सारा लॉ बना होता है। इसलिए वो इसको तो मानता है, उसकी अथॉरिटी को तस्लीम करता है, लेकिन आगे नहीं, उससे आगे किसी और चीज़ को शामिल होने की इजाज़त नहीं देता। क्रिटिसिज्म इस पर क्या है जी? No moral connotation. The pure theory stresses the concept of law as possessing no moral connotation whatsoever. But there is a face validity to fact that law are related to built upon moral principles. Kelson disregard this vital fact. अब ये आपके सामने अगर गौर करें तो वही है। मैं एक लफ्ज़ अभी आपसे पूछने, ज़रा नाम देख लूँ कौन कौन अटेंड कर रहा है। हाँ जी, बताएगा कोई कि इसमें एक लफ्ज़ आया है कनोटेशंस, क्या लफ्ज़ ये मतलब? ये कई बार आया है पिछली जब से फिलासफी शुरू की है। किसी ने डिक्शनरी देखी है? यही मैं कहता हूँ, फिर आप तैयारी नहीं करते, फिर समझ में कुछ चीज़ अल्फाज रह जाते हैं। आपके पास रेडीमेड किस्म की डिक्शनरियाँ मौजूद हैं, घर बैठे देख सकते हैं। 8-10 अल्फाज डेली याद करना शुरू कर दें, थोड़े दिनों में आप खुद मास्टर हो जाएंगे। जी फरमाइए सर। इसका मतलब है मफहूम, कोनोटेशन, क्वायद, मुफीद जो चीज़ें हैं, क्वायद जो हैं जो लीगल होती हैं उनके बात है कि नो मॉरल क्या है आपके अखलाकी, तो वो तो इन्हें तरजीह नहीं देता। द प्योर थ्योरी स्ट्रेस द कांसेप्ट ऑफ द पोजेसिंग नो मॉरल कनोटेशंस व्हाटएवर। वो कहता जो भी हो उनको नहीं वो मतलब अहमियत दे रहा। बट देयर इज फेयर validity to the fact that laws are related to and built upon moral principles. Kelsen's disregard this vital fact. वो इनको अहमियत ही नहीं देता, वो डिसरिगार्ड करता है, वो नापसंद करता है इन चीज़ों को कि बाकी चीज़ें उसके साथ इन्वॉल्व करें। मॉरल के बाकी चीज़ें वो नहीं पसंद करता, सिवाय एक हमने कहा कि बेसिक नॉर्म, सिर्फ बेसिक नॉर्म वो कहता है वो अथॉरिटी हो, लॉ बस बन जाना चाहिए। जी, फॉर्मल स्ट्रक्चर। Kelsen treats laws solely in terms of formal structure, leaving all issues of purpose beyond the interest of jurists. What is mere logical analysis of legal concept and abstract ideas? If we do not touch the practical problems of the society through law, at least is so far as law may be powerful means to an end. मे बी ए पावरफुल मीन्स टू एन एंड। हाँ जी, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में क्या कह रहा है जी? वो कोई बताएगा?
ये तो अब इतने पैराग्राफ हो गए हैं कि एक आध आपको भी समझा देना चाहिए। ये पहले दो दो जो फिक्रियां हैं इसी में सारा मफहूम है। कैल्सन ट्रीट्स लॉ, कैसे ट्रीट करता है, सोली इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर, वो फॉर्मल स्ट्रक्चर पर जोर देता है। लिविंग ऑल इश्यूज ऑफ पर्पस, पर्पस के तमाम इशू वो नहीं देखता। यही सारी बात है, वही बार बार चीजें वही आ रही हैं। अल्फाज का उलझाव है, अल्फाज आप ज्यादा से ज्यादा सीख रहे हैं। मेन थीम जो शुरू से लेकर अभी तक चल रही है वो यही है कि ऑल एक्सट्रानियस एलिमेंट्स जो है, ऑल एलियंस एलिमेंट्स हैं, वो उन्हें नजरअंदाज करके कहते हैं जी बस एक चीज पर ध्यान दे, स्ट्रक्चर ऑफ लॉ। जी Weakening the jurisprudential imagination. Kelsen's theory can be charged with the weakening the jurisprudential imagination is the face of social power. It turns the jurist or lawyer into the meek and unquestioning servant and whatever the potential ideology is dominant. हाँ जी, इसमें एक लफ्ज का बता दे, इसी में सारा है। मीक एंड अनक्वेश्चनिंग सर्वेंट क्या होता है? वो कह रहा है जी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कोई भी सर्वाइव कर रही है, और लॉ को आपने ये देखना है कि आपके वो लॉ क्या है। मीक मैंने होता है आजी, आजज, नरम मजाज। अनक्वेश्चनिंग सर्वेंट कौन सा होता है? जो सवाल ना करे, बस जो कहा उसने कहा यस मैं काम करूंगा। अनक्वेश्चनिंग सर्वेंट ऑफ आगे वट एवर पोलिटिकल आइडियोलॉजी इज डोमिनेट, पोलिटिकल आइडियोलॉजी जो मर्जी सर्वाइव कर रही हो वहाँ वो उस पर असरअंदाज हो रही हो, उसने तो सिर्फ इस चीज पर करना है कि लॉ का पास क्या है और वो क्या है, तो उसकी तरीकेकार क्या होना चाहिए? अनक्वेश्चनिंग सर्वेंट, जो सवाल ना करे आगे से, अगले सवाल ना पूछे कि इसका मतलब क्या है, इस पर अमल कब होगा। वो कहता है बस स्ट्रक्चर होना चाहिए, फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ, तो उस पर मुताबिक अगर हो गया, एक बेसिक नॉर्म जो है उसके ऊपर अमल हो रहा है तो बस ठीक है। हर चीज पर गौर करना ये कानूनदानों का काम नहीं है। जी Unnutritious fluid. Without the examination, not only the law but the implication of law as the function of society, pure sense distilled by the jurist is a colorless, tasteless, and unnutritious fluid which soon evaporates. हाँ जी, ये कौन बताएगा? अच्छा एक बच्ची देख लूं, वो मेरा हाल मेडिकल में पड़ी हुई है। आयशा सदीका है भाई? आयशा सदीका नजर नहीं आ रहा लिस्ट में नाम। अगर आयशा सदीका है तो थोड़ा सा मेडिकल का उसे पता है, वो बताए ये क्या चीजें हैं। अनडिस्टल्ड, डिस्टल्ड क्या होता है भाई? डिस्टल वाटर का पता है? Purified. एक आपको पता है टीका लगाना हो ना पाउडर वाला तो साथ एक डिस्टल वाटर की बोतल देते हैं, वो छोटी सी शीशी देते हैं। तो डिस्टल जो प्यूरिफाई करके दिया हुआ है जूरिस्ट इज ए कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं, टेस्टलेस, टेस्ट नहीं है, अनन्यूट्रल, न्यूट्रिटिशियस। टीसीएस जो है न्यूट्रिटिशियस, ये भी उसके असरात कि वो एक फ्लूइड की शक्ल में है, उसके आगे जो इंसानी जिस्म को क्या असरात होने हैं उन पर आप गौर ना करें, उस पर ना जाएं। तो ये चीज़ें इसमें उनको आपने एक तरफ रख दें, सिर्फ एक चीज़ पर गौर करें कि आपने लाभ बनाना। देखें हर चीज़ में, हर पैरा जो भी हम पढ़ रहे हैं एक ही चीज़ की तरफ वो चल रहा है, तो बाकी चीज़ों को छोड़ें जी। आप सिर्फ अल्फाज और टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा नज़र आएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों की रूह क्या है? वही जो शुरू में किया कि प्योर थ्री के इर्द गिर्द घूम रही हैं सब। एमसीक्यू सेशन आ गया हमारा, पहला है अकॉर्डिंग टू कैल्सन थ्योरी। जी According to Kelsen theory, a legal order is a prospective order, positive order. हाँ जी, आगे तीसरा क्या है? कोर्सिव ऑर्डर। वाज़िया नहीं नजर आ रहा? नहीं सर, स्क्रीन हट गई थी इसलिए। कोर्सिव ऑर्डर, चले ये इनमें से कौन सा दुरुस्त है? पर्सपेक्टिव ऑर्डर है, पॉजिटिव ऑर्डर है, कोर्सिव ऑर्डर है।
हाँ जी, इसका जवाब आ गया। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि ऑस्टन के लॉ को वो मानता है, और ऑस्टन का लॉ क्या है? कोर्सिव कमांड, वो कमांड का लफ्ज इस्तेमाल करता है, तो कोर्सिव ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट। Kelsen theory says that every act has two levels of existence, that is physical and social, physical and physiological, social and political, political and physical. हाँ जी, पॉलिटिकल जहाँ आ गया उसे छोड़ दें, सोशल और फिजिकल अकेला अगर आ गया तो नहीं है, फिजिकल आ गया, स्कालोजिकल आ गया तो स्कालोजी का तो उल्टा हमने लेना है, डी स्कालोजी का कल लेना है। तो इसका मतलब पहला फिर होगा फिजिकल भी है जिसमें सोशल भी है। सोशल नॉर्म तो एक नाम तो हाईएस्ट अपेक्स नॉर्म तो वो मानना है ना उसमें, तो बाकी जो चीजें हैं बाकी वो इररेलेवेंट हो जाएंगी, फिजिकल एंड सोशल। जी नेक्स्ट। According to Kelsen theory, the validity of norm is based on legality of norms, effectiveness of norms, respectiveness of norms. अब ये भी अगर थ्योरी आपने समझ लिया, इतनी देर से उसके पास सरखबाई कर रहे हैं, तो फिर ये भी कि वैलिडिटी ऑफ नॉर्म इज बेस्ड ऑन किस पर करता है? effectiveness of norm. कोई और तायद करेगा असरा बेटी की बात से? यस सर, Correct है sir. इफेक्टिवनेस। करेक्ट है ना? अभी हमने थोड़ी देर पहले वैलिडिटी का जहां लफ्ज आया था वहां हमने इफेक्टिवनेस भी किया था। ठीक है, अब आगे चलें। According to Kelsen, norm is meaning of an act by which a certain behavior is permitted, authorized, commanded, all of these. हाँ जी, इसमें कौन सा ठीक है? यही एमसीक्यू मैंने आपको ऑस्टन की थ्योरी में दिया था, लेकिन ऊपर क्या था? अकॉर्डिंग टू ऑस्टन। ठीक है, आगे कुछ और फिक्रा लिखा हुआ था और उसमें से आपने वही चीजें मैंने यहाँ दी हैं, लेकिन यहाँ जवाब और है, वहां जवाब उस थ्योरी के मुताबिक था। तो अब आपने क्या समझा? इस थ्योरी में क्या चीजें हैं? कोई एक चीज है या सारी हैं, ये आपने बतानी है। परमिटेड, ऑथोराइज्ड, कमांडेड। जो ऑस्टन में हमने किया था वो कमांडेड का लफ्ज था कि कमांड होती है उसमें। ठीक है, बात याद आया किसी को? तो इसमें सारी चीजें हैं। देख लिया जवाब? ऑल ऑफ दिस, इसमें सारी चीजें हैं। कमांड भी है क्योंकि वो एक्सेप्ट करता है। दूसरा क्या था? अथॉरिटी, कि किसी नाम के ऊपर कोई अथॉरिटी मिली हो वो करता है। परमिटेड भी है लफ्ज, परमिटेड करता है। तो वो तीनों चीजों पर मुश्तमल ऑल ऑफ दीज आ गया। लीगल थ्योरी ऑफ कैल्सन, ये पढ़िए। Legal theory of Kelsen is also known as scientific theory of law, general theory of law, pure theory of law, all of these. हाँ जी, ये कौन सी है? प्योर थ्योरी All of these. नो बेटा, नो, All of these. नहीं ऑल ऑफ दीज। Pure theory of law. ये मैं अभी सारे नाम इसके बता दिए हैं। जनरल थ्योरी ऑफ लॉ कहाँ से इधर आ गई? साइंटिफिक पे तो कुलिये ही साइंसी होते हैं। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ भी आपको जो नाम बताए उनमें गौर करें तो प्योर थ्योरी मैंने कहा था सबसे ज्यादा ये आता है सवाल, इस अंदाज में आता है। बाकी मैंने जितनी इसकी शक्लें तब्दील होके आना है वो सारा मैंने बयान कर दिया वो। जी नेक्स्ट। Pure theory of law is propounded by English school, Roman school, Vienna school. किस स्कूल का ये है? ये भी बड़ी मशहूर है। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज propounded बाय, किस स्कूल वालों ने ये पेश किया है? इंग्लिश स्कूल। कोई रीजन होगी ना ये कहने की? रीजन क्या है? कोई नहीं है, इंग्लिश का कोई नहीं है। हमने कहीं नहीं पढ़ा कि उसका इंग्लिश स्कूल से कोई तल्लक है, रोमन स्कूल से तल्लक नहीं है। वो ऑस्ट्रिया से में हुआ और इंग्लिस्तान अमेरिका चला गया। ठीक है, तो वियना स्कूल इसका दुरुस्त जवाब है कि ये कैल्सन की थ्योरी हमेशा वियना स्कूल की तरफ से कहा जाता है कि उस वियना स्कूल को बिलोंग करती है, propounded by वियना स्कूल। नेक्स्ट। Kelsen pure theory of law deals with the knowledge of what the law is and not concerned with what the law ought to be. True, false, irrelevant. हाँ जी, True. ट्रू।
ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। ये तो मैंने डेफिनेशन में नाम बता दिया कि अगर ऊपर ये आ जाए व्हाट द लॉ इज एंड व्हाट द लॉ आउट टू बी, तो ये इसका मतलब ये कैल्सन थ्योरी है। तो ये थ्योरी बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट हमारी। जी, Kelsen 4 doesn't describe law as normative science. True, false, maybe. नॉर्मेटिव साइंस नहीं, वो कहता है कि हर नाम को देखें। तो क्या चीज है इसमें? नॉर्म को देखता है, नॉर्म्स मैंने कहा वो देखता है। ग्रैंड नॉर्म्स मैंने बताया कि वो नॉर्म फिलॉसफी में कहीं मौजूद होता है, अथॉरिटी उसकी तरफ से मिलती है। लेकिन यहाँ वो कहता है कि लॉ की नॉर्मेटिव साइंस को देखें। क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है? नॉर्मेटिव साइंस समझता है, फिर इसका मतलब है नॉर्मेटिव साइंस समझेगा, फिर सारी नॉर्म्स को देखेगा। जो आप देख लें वो बी मेरा ख्याल इसका आएगा फॉल्स। ठीक है जी, कि अगर वो सारी नॉर्मेटिव साइंसेस को देखना शुरू कर देगा साइंस के मुताबिक, तो वो तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना उसके लिए। उसकी तो थ्योरीज के बिल्कुल खिलाफ है, वो तो सिर्फ ग्रैंड नॉर्म्स की हद तक बात चलेगी। तो जी नेक्स्ट। Kelsen theory of pure law is a theory of norms, not so much concerned with the effectiveness of the legal norms. True or false? false, हाँ जी, ये क्या है? क्या बोला भाई आपने? false sir, True है सर जी। ट्रू है, ये आ गया ट्रू लिखा जवाब। वजह क्या है? आपने देखा इफेक्टिवनेस का लफ्ज और आप उस तरफ चल पड़े। ठीक है, तो असल उससे दूसरा क्या लफ्ज आ गया? इफेक्टिवनेस और लीगल नॉर्म, थ्योरी ऑफ नॉर्म्स नॉट सो मच कंसर्न। वो बहुत ज्यादा कहता है कि बहुत ज्यादा उन चीजों पर गौर नहीं आपने करना। इफेक्टिवनेस की वो देखेंगे, लेकिन ये यहाँ इस स्टेटमेंट में ये सेकंड अहमियत की हामिल हो गई। तो स्टेटमेंट ट्रू है, कंसर्न बहुत ज्यादा नहीं करता, इसलिए स्टेटमेंट ये ट्रू है। ट्रू। जी आगे 10। As per Kelsen, there is no difference between public and private law. True or false? हाँ जी, हाँ वाकई वो कहता है ना पब्लिक है ना प्राइवेट है, कोई फर्क नहीं True करता है। इनमें। तो ट्रू है ये स्टेटमेंट। जी, As per Kelsen theory, law and state are different. They are in fact different in state too. ये एक अस्तिलाह है रोमन, तो इसी तरह लिखी हुई है किताबों में भी अमूमन इसी है। तो अभी इसका मतलब आ जाता है, इसका मतलब डिक्शनरी में भी मौजूद नहीं, क्योंकि बाद जो जर्मन लेटिन वर्ड्स होते हैं उनका तो बाज का डिक्शनरी में नहीं मिलता हमें। तो इसको देख लें क्या कह रहा है, कि ये कह रहा है फॉल्स है। अब समझने की कोशिश। एज पर कैल्सन थ्योरी लॉ एंड स्टेट आर डिफरेंट, दे आर इन फिक्स डिफरेंट इन टोटल। मुकम्मल तौर पर वो डिफरेंट है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, उनमें डिफरेंशिएट नहीं करता। वो डिफरेंशिएट करे तो फिर ठीक है। ये स्टेटमेंट को हम कैल्सन के असूलों की रोशनी में इसको गलत कहेंगे। ठीक है जी, क्यों भाई किसी को समझ नहीं आई तो अभी बता दे। हेलो, खामोशी। ठीक है जी, किसी ने कहा जो दोबारा कोई रिपीट होके क्वेश्चन ना आ जाए। जी पढ़ेंगे। As per Kelsen theory, legal duties are the essence of law and not legal rights. हाँ जी, ये भी जरा गौर करके बताना, सोच के बताना है इसका जवाब। इसका जवाब भी सोच के बताना है। ये मेरे हाल थोड़ी सी बात इस पर हुई है अभी। समझ आई? दोबारा पढ़ें। एज पर कैल्सन थ्योरी लीगल ड्यूटीज आर द एसेंस ऑफ लॉ नॉट लीगल राइट्स। वो उन्हें लीगल एसेंस ऑफ लॉ कहता है कि लीगल ड्यूटीज हमारी जो हैं वो लॉ की रूह हैं, लेकिन उन्हें राइट का दर्जा नहीं दे रहा। ठीक है, कैल्सन क्या कहता है? राइट कौन से होते हैं? जिनका कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। तो वो कहता है जी ड्यूटीज तो है, ठीक है, पूरा करना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि उसको इस तरह का दर्जा दे दें। जी नेक्स्ट। As per Kelsen theory, legal personality is artificial and derives its validity from grand norm. True or false?
हाँ जी, इसको करें, फॉल्स करें या ट्रू करें? ट्रू है सर ये। फ्रॉम ग्रैंड नॉर्म, ये तो अभी मैंने बताया ग्रैंड नॉर्म क्या होता है। क्या बताया था? आप बोल रहे हैं भाई जो साहब, आप बोलिए ग्रैंड नॉर्म का तर्जुमा क्या बताया था मैंने? बेसिक नॉर्म। ठीक है, आप अगला पढ़ें। ये एक तबसरा है। हाँ जी जुएद साहब, आवाज आ रही है? असरा जी सर, आ बेटी, रही है। ये पढ़ें, ये पढ़ें ना 40 नंबर। Who has Kelsen theory of law as an exercise in logic and not in real life? For ये all Lasky, many Holmes. माइन, हाँ जी होम्स, ये 3 नाम है। इन्होंने ये तबसरा किया है कि क्या किया है, एन एज एन एक्सरसाइज इन लॉजिक एंड नॉट इन रियल लाइफ, कि हकीकी ज़िंदगी से उसका कोई तल्लक नहीं। उसका मतलब ये लॉजिक में तो बात आ सकती है, हकीकी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल हैं, उसमें सारी चीज़ें देखी जाती हैं जो हमने छोड़ दी हैं। यही वो कह रहे हैं ना, थ्योरी तो यही है ना, तो वो उसका तबसरा कर रहा है। एक इनमें से 3 में से कौन है ये, चूंकि पहले नहीं आई इसलिए आपको नहीं पता होगा। तो हेराल्ड लास्की, इसने तबसरा किया था इस बार। 50 नंबर। Who has criticized Kelsen grand norm in following words? The social effect and question of justice exclude though from all side doors and back doors of his pyramid of norms. The front door is wide open to both. Lasky, Friedman, Julius Stone. हाँ जी, क्या चीज़ वो कह रहे हैं कि सारे दरवाजे खुले हों, साइड वाले भी, दूसरे भी, तो फ्रंट डोर ज़रा कुशादा होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? द सोशल अफेक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ जस्टिस एक्सक्लूड, इनको निकाल दें। वही चीज़ जो पहले आई है, सिर्फ अल्फाज देखे दो क्या, फिक्रों की बनावट पर गौर करें तो वो थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, तो बाकी चीज़ें निकाल दे तो बाकी ठीक है। ये पैरामिड से क्या आ गया? मंदिर बड़ा जो होता है, मकबरा, या वो क्या कहते हैं जो मिस्री पैरामिड्स हैं। तो नाम्स क्या आ गया कि जो माशरती इक़दार हैं उनका जो मंदिर है उसके सारे दरवाजे खुले रखें, लेकिन इन 2 को निकाल कर, तो फिर ये ठीक है। ये क्रिटिसिज्म है किसका? लास्की का। गलबन आखिरी है। बहुत शुक्रिया आपका, आज का ये ख़त्म हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा लेक्चर जारी रहेगा।